हेलो दोस्तों, मैं मनोज पाल। पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस पे हम मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ रहे हैं जो कि एमपीपीएससी प्री के यूनिट 2 और मेंस की यूनिट 2 में है। ठीक है, तो आज हम गौंड राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यूनिट 2 का सिलेबस है। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश है, जिसमें से हम गर्दभील, ये जिनकी राजधानी उज्जैनी, नागवंश, पवाया ग्वालियर राजधानी, औलीकर मंदसौर, दसपुर राजधानी, परिव्राजक नागौद सतना, उसके बाद उच्चकल उचेहरा, गुर्जर प्रतिहार, दो राजधानियां उज्जैन और कन्नौज। ठीक है, उज्जैन और कन्नौज। उसके बाद कलचुरी त्रिपुरी राजधानी, चंदेल, ठीक है, कहाँ की राजधानी है इनकी, खजुराहो, और उसके बाद कालिंजर और फिर महोबा। उसके बाद परमार जिनकी राजधानी है आपकी उज्जैन, उसके बाद नारानगरी, तोमर, ठीक, एस्सा मुरैना, उसके बाद ग्वालियर। गौंड राजवंश उसकी इनकी राजधानी वर्तमान में गढ़ा मंडला और कच्छप घाट, तीन शाखाओं के रूप में हम शासन इनका देखते हैं, दुबकुंड की शाखा, नरवर की शाखा और ग्वालियर की शाखा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के संस्कृति इतिहास में इस यहाँ प्रमुख राजवंश संबंधित और बाकी चीजें भी इंटरलिंकिंग होती है। जैसे आपको बता दूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन राजवंशों का क्या योगदान है। ठीक, तो उस समय तक ये प्राचीन है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे गौंड राजवंश इसमें मिल जाते हैं। कला और स्थापत्य में इनके समय कौन कौन सी कला विकसित हुई। स्थापत्य कला में यहाँ किस चीज का निर्माण हुआ, क्या वास्तुकला थी, क्या स्थापत्य कला थी, सारा। जनजातियां जैसे गौंड राजवंश में जनजातियां और बोलियां उनकी मिल जाएंगी। प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, इनमें मिल जाएगा। कौन कौन से साहित्यकार हुए, क्या क्या उन्होंने लिखे, ये मिल जाएगा। उसके बाद साहित्यकार और उनकी कृतियां मिल जाएगा। धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, ये वहां की जगह क्या क्या विकसित हुए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, ये मिल जाएगा। ठीक, जैसे खजुराहो पढ़ेंगे, भीमबेटका, ये सब। उसके बाद प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जो है आप जैसे गौंड राजवंश में दुर्गावती, संग्राम शाह, दलपति शाह, हृदय शाह आदि पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ये हो गए, ये देख लेना कहाँ कहाँ है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गौंड राजवंश। देखो, अब जो रियासत है और राजवंश है इसमें अंतर है। देखो, एक यूनिट जो है मध्य प्रदेश के राजवंश से जोड़ी है और एक यूनिट आपने देखोगे रियासत से संबंधित। ठीक है, तो इनमें कुछ अंतर है नहीं विशेष, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा अंतर है कि रियासत राजवंश लगभग एक जैसे, लेकिन क्या होता है राजवंश तो रियासतों का राजवंश कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें देखने को मिलता है कि जो राजवंश है ये एक तो इनका संबंध जो है प्राचीन स्तर से ले रहे हैं। ठीक, महत्व प्राचीन है और ये थोड़ा बाद की आधुनिक या मध्यकालीन समय की है। उसके बाद इनमें यह है कि ये स्वतंत्र है, ये प्राचीन जो भारत की व्यवस्था थी उसमें, लेकिन रियासत है जो ये इस समय इन्होंने अंग्रेजों से जो अनुबंध कर रखा था, एक प्रकार की सुरक्षा संधि या सहायक संधि जो इन्होंने स्थापित कर रखी थी, उसके कारण भी इनको रियासतों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो राजवंश और रियासत में मोटा मोटा अंतर ही है। तो गौंड चूंकि रियासत नहीं है, एक राजवंश है, मतलब उससे पूर्व की स्थिति है, जब अंग्रेज आ गए थे उससे पूर्व की थी, तो इसलिए इसको राजवंश के रूप में जाना गया है। लेकिन रियासत भी आप रियासतों के उसमें भी आप जो है गौंड रियासत को देखेंगे तो ये अंतर इनमें नहीं है। एमपीपीएससी ने दोनों जगह ही इसको जोड़ दिया है, लेकिन पर्सपेक्टिव थोड़ा ये हो जाएगा कि इसमें जो गौंड राजवंश है इसमें हमको प्राचीन जो है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक, ना कि इस समय आधुनिक पे। जो रियासत वाले समय है जैसे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, अंग्रेजों के समय क्या करते हैं, सुरक्षा संधि के बाद से जब गौंड राजवंश की जो है सुरक्षा संधि हो जाती है उसके बाद वो रियासत में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो वो रियासत अंग्रेजों के साथ उनके क्या संबंध है, किस प्रकार की नीतियां फॉलो करते हैं, वो सहायक संधि, सुरक्षा संधि क्या अपनाई है, उनके अधीन शासन करते हैं। ठीक, उसके बाद अंग्रेजों जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान है, ये सब चीजें हम जो है रियासत के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन राजवंश ये सब चीजें इसमें भी पढ़ाएंगे अपन, लेकिन उसको क्या है उस फॉर्मेट में रियासत में वो वाली चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना है, ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। और राजवंश में जो है उसकी प्राचीन समय जो कि उस समय जब स्थापित हुआ, उसके बाद मुगल काल, सल्तनत काल में क्या स्थिति थी इस वंश की, वो सारी पढ़नी है। ठीक, समझ गए। चलो, तो अब ये गौंड रियासत जो है इसके जो देखो जो हमने देखा कि गौंड जनजाति में भी अलग अलग जो है इनकी उपजातियां हुआ करती थी, इनके सरनेम जो है अलग अलग हुआ करते थे, और सरनेम या फिर उपजाति अलग होने का जो आधार है वो क्या हुआ करता था, टोटम। टोटम व्यवस्था एक गण चिन्ह होता था जिनको लेके जो है एक कुल, गोत्र या फिर एक कबीला जो है अपनी ही
जनजाति, जाति, नस्ल के अंतर्गत अलग अलग रहता है टोटम। जैसे गोंड जो जनजाति है पूरा, उसका टोटम जो है गोंड शब्द जो है कोंड से बना है, ठीक है, कोंड, जिसका ये तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत। तो जो पूरी जनजाति का, गोंड जनजाति का टोटम है वो पर्वत है। तो पर्वत, लेकिन फिर गोंड जनजातियों के अंदर भी अलग अलग टोटम व्यवस्था है, जिसमें से कोई गोत्र किसी को मानता है, कोई गोत्र किसी को। तो जो गोंड जनजाति है, जो गोंड राजवंश है, वो हमारा मुख्यतः मरावी, जो गोंड के अंतर्गत उपजाति है उसमें मरावी गोंड के अंतर्गत आती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, इनसे पूछ ले कभी मरावी राजवंश या मरावी रियासत अगर अलग से पूछ ले तो भी कंफ्यूज मत होना, ये एक ही है, ठीक। मरावी गोंड या मरावी गोंड राजवंश, ठीक, ये एक ही है, ऐसा मत सोचना कि ये अलग है, ठीक। ये क्यों होता है? ये टोटम के कारण होता है। जो एक लोगों का समूह है, जनजाति का समूह है, वो किसी अलग प्रतीक चिन्ह को मानने लगते हैं, इसके कारण वो व्यवस्था उनकी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक। चलो, ये हो गया। ये देखो गोंड राजवंश का चिन्ह जो है थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए इस पर डाला गया, ध्यान रखना। ये शेर वाला सिंह है। अब चूंकि एक्चुअल में वो सिंह भी नहीं है, मतलब उसके शेर भी नहीं है, ये मतलब जो शेर है उसके सिंह नहीं है, वो कुछ एक अलग हाइब्रिड प्रकार का, जो प्राचीन समय में माइथोलॉजी में ऐसा जीव कहा जाता था, लेकिन बेसिकली सिंह वाला शेर कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये हाथी को दबोचे हुए है, ठीक। तो ये ग्वालियर के जब जबलपुर के जब हमारे पुरातात्विक खोजें हुई उस समय इसमें ये मिला गया है। तो ये ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में और वहां संग्रहालय में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंह वाले शेर ने हाथी को दबोचा हुआ है, ये आपका कहेगा राज्य चिन्ह है, गोंड राजवंश का चिन्ह, ठीक। चलो, उसके बाद ये देखो, ये आपका यहाँ गढ़ा मंडला का क्षेत्र है, ये पूरा गोंड राजवंश आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपकी ऊपरी सीमा इनकी जो है, यहाँ जो है आपको मिल जाएगा पन्ना वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा यहाँ। इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा मकड़ई का किला जो होता था, मकड़ई है ना, ठीक है, मकड़ई का किला देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे जो है चांदा महाराष्ट्र में, और यहाँ की जगह जो है आपका बिलासपुर। ये पूरा जो है आपको मध्य गोंड राजवंश का क्षेत्र देखने को मिलेगा, पन्ना से चांदा, मकड़ई से लेकर बिलासपुर तक, ये इनमें, और गढ़ा इनकी राजधानी थी। राजधानी प्रारंभ में जो गढ़ा रहती है यादव राय के समय, लेकिन जैसे ही संग्राम शाह बनते हैं मदनपुर को बना लेते हैं, उसके बाद दलपत शाह चेंज करते हैं, उसके बाद रानी दुर्गावती चेंज करती है, तो अलग अलग परिवर्तित रहती है। फिर उसके बाद हृदय शाह चेंज कर लेते हैं, तो अलग अलग रहती है, ठीक है। तो सारा देखेंगे अपन, है ना। चलो, गोंड राजवंश मरावी रियासत के नाम से भी जाना जाता है, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गोंड राजवंश को मरावी रियासत भी कह देते हैं कुछ इतिहासकार। तो इनका ब्रीफ समझते हैं अपन। जो गोंड राज्य है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य, तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का जो क्षेत्र भी यही है। यहाँ बिंद और सतपुड़ा के मध्य, मतलब अर्थात नर्मदा नदी के दोनों किनारे ही गोंड जनजाति जो है बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है। उसका स्थित राज्य, इनका संबंध गोंड जनजाति से है, तो ऑब्वियस बात है वो तो, ठीक। उसके बाद गोंड जो राज्य है उसका गठन गढ़ा मंडला, प्रमुख मूल स्थान कौन सा हो जाएगा इनका? गढ़ा, ठीक, जो कि मंडला में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद और या फिर गढ़ा कटंगा, गढ़ा मंडला या फिर गढ़ा कटंगा, ध्यान रखना एक ही है, एक ही संदर्भ में उपयोग किया था। गढ़ा मंडला गढ़ा कटंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संग्राम शाह के सिक्कों में स्वयं को पुलत्सवंशी कहा गया है, ठीक, पुलत्सवंशी नाम से, पुलत्सवंशी संग्राम शाह के नाम से ये मिलता है। तो एक ध्यान रखना, पुलत्सवंशी या तो संग्राम शाह अपने कुल को बताना चाह रहा है या खुद की उपाधि को, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना पुलत्सवंशी किसे कहा गया है। अगर रियासत के रूप में आए तो गोंड राजवंश को पुलत्सवंशी भी कहा गया है, पुलत्सवंश कहा गया है, या फिर संग्राम शाह की उपाधि आ जाए तो पुलत्सवंशी भी हो जाएगा। तो गोंड राज जो रियासत है उसका एक तो मरावी रियासत या फिर पुलत्स, ठीक। तो पुलत्स वंश है ना, और इसी कारण संग्राम शाह को पुलत्सवंशी कहा गया है। मरावी रियासत, गोंड रियासत है ना, या फिर पुलत्स वंश या पुलत्सवंशी संग्राम शाह, इस टाइप से देखने को मिलता है। तो इनको लेकर कंफ्यूज मत होना, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक। अब गढ़ा राज्य जिसकी स्थापना यादव राय ने 1328 ईस्वी में की थी, यादव राय इसके संस्थापक है, ठीक। इनका क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मुख्य जो क्षेत्र है, उत्पत्ति जो है दक्षिणी मध्य प्रदेश में आपका गढ़ा मंडला क्षेत्र में, मंडला क्षेत्र में गढ़ा, ठीक। उसका इनकी जो राजधानी उत्तर में पन्ना जिला आपका बुंदेलखंड वाला, उसका चांदा, पूर्व में मकड़ई, मकड़ई का किला कहाँ पड़ता है आपका? हरदा में, ठीक है। वर्तमान में भी इस घराने के लोग मध्य प्रदेश की राजनीति में देखे जाते हैं। जैसे हमारे जो वर्तमान में जनजातीय मंत्री है श्री कुंवर विजय शाह जी, वो इसी यही मकड़ाई के किले से संबंधित है, गोंड रियासत से संबंधित है।
और एक अभिजीत शाह जो कि मकड़ाई हरदा से विधायक भी हैं, वो भी है। ठीक, पश्चिम में कहाँ है? बिलासपुर से। ठीक है, चलो। तो उत्तर में देखो आप, जैसे मध्य प्रदेश है तो मैप बना लेते हैं। यहाँ कहीं पन्ना देखने को मिलेगा, तो पन्ना, ठीक, उनकी उत्तरी सीमा हो गई, पन्ना हो गया। ठीक, उसके नीचे दक्षिण में यहाँ मतलब महाराष्ट्र में चांदा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये थोड़ा इस साइड हो जाएगा, है ना, समझ लेना इसको। ठीक, उसके बाद इधर यहाँ की जगह हरदा में आपका कौन सा हो जाएगा? मकड़ाई का किला हरदा में। और यहाँ इधर जो है थोड़ा पश्चिम में ये हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ आता है? आपका छत्तीसगढ़ का जिला बिलासपुर। ठीक, तो ये उनका वो हो जाएगा। चलो ये इसको मिटा देते हैं एक बार, तो ये क्षेत्र हो जाएगा उनका, गोंड राजवंश का क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है बता दिया। ठीक, उसके बाद अब इनकी जो क्षेत्र हो गए, अब इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, रामनगर शिलालेख। रामनगर शिलालेख किसका है? हृदय शाह का। हृदय शाह कौन है? गोंड राजवंश के ही एक प्रमुख शासक के रूप में होते हैं हृदय शाह। उनके समय में लिखाया गया रामनगर शिलालेख। गणेश नपवर्णम, गणेश, ठीक, गणेश नपवर्णम जो है रूपनाथ झा की किताब है, जो कि पूरे गोंड वंश या गढ़ा वंश से संबंधित है। और आईने अकबरी, क्योंकि रानी दुर्गावती जो है अकबर के समय की थी, इसलिए उसकी जानकारी भी यहाँ आपको मिलती है। ठीक, उसके बाद राज्य जो है 52 गढ़ों में, 52 गढ़ पूरे राज्य में राज्य की सुरक्षा के रूप में 52 गढ़ जो स्थापित किए गए थे। जैसे आपका एक गढ़ रामगढ़ में, देवगढ़ में, चौरागढ़ में। ठीक, इस प्रकार से आपके संग्रामगढ़ में आपके यहाँ जो 52 गढ़ रहते हैं। ठीक, लेकिन अब देखो 52 गढ़ सबको पता है, ठीक, 52 गढ़, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इनमें परगने कितने थे, ठीक, गढ़ों के अंतर्गत जो रहते थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत परगने रहते थे, वो है 57। ठीक, लेकिन बच्चे इसको देखा गया है कि 52 ही लगाएंगे, तो ध्यान रखना गढ़ा मतलब गढ़ और परगने अलग अलग है। परगने कितने? 57 है, और गढ़ कितने थे? 52 है। ये दोनों में अंतर करके रखना। ठीक, 52 गढ़ में बता दिया उदाहरण के रूप में, 57 परगने हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद प्रमुख शासक हम देखते हैं, यादव राज, संग्राम शाह, दलपति शाह, रानी दुर्गावती, हृदय शाह। फिर उसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो आपको 1857 की क्रांति में देखने को मिलते हैं। कौन से? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इनकी एक शाखा जो है नीचे रामगढ़ में भी, रामगढ़ जो कि मंडला और डिंडोरी में पड़ता है, मंडला डिंडोरी में। उसके बाद उनमें क्या है, वहां एक अवंतीबाई शासन करती थी, वो भी इन्हीं की थी, तो 1857 के समय देखने को मिलती है, इसी वंश से संबंधित थी। चलो ठीक, अब आते हैं यादव राय, पहले शासक और संस्थापक। ठीक, गोंड वंश के संस्थापक, इनका क्षेत्र मंडला गढ़ा, है ना। ठीक, उसके बाद जानकारी के स्रोत रामनगर का शिलालेख में कहा गया है गोंड वंश के पितृपुरुष या संस्थापक कौन है? यादव राय। उसके अन्य शासक खरजी, गोरक्षदास, सुगंधास और अपने जो हो जाएंगे अर्जुनदास। अर्जुनदास इंपॉर्टेंट है। अर्जुनदास जो है वो संग्राम शाह के पिताजी थे। ठीक, और उन्हीं के बाद शासक कौन बने? संग्राम शाह। तो देखो अभी तक ये बहुत छोटे से साम्राज्य में गढ़ा और उसके आसपास जंगल वाले एरिया में ये जो है गोंड राजवंश का शासन था। लेकिन संग्राम शाह आते हैं एक प्रतापी शासक के रूप में और अपने साम्राज्य को बहुत विशाल बृहद स्थापित कर लेते हैं। इनके समय में जो है बहादुर शाह जो है गुजरात में शासन कर रहे होते हैं। उसके बाद बघेलखंड में जो है आपके वीर सिंह देव शासन कर रहे होते हैं, तो ये इनसे मित्रता स्थापित करते हैं। उधर चंदेल राजवंश के समय में कीरत राय चंदेल जो कि शासन कर रहे होते हैं, उनसे भी वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो अपने जो है, और उधर उत्तर में आप देखेंगे सल्तनत काल, मुगल काल चल रहा है, उसमें भी अपने संबंध जो है प्रॉपर स्थापित करके रखते हैं वो। ठीक, चलो वास्तविक नाम इनका क्या था? आमरदास है। ठीक, 1516 में ठीक इनका जो है उपाधि धारण की थी आमरदास की। आमरदास जो व्यक्ति थे वो शासन कर रहे थे और इनका नाम आमरदास ही था। लेकिन ये गुजरात के शासक बहादुर शाह, ये रायसेन पर आक्रमण करते हैं। कौन? गुजरात के शासक बहादुर शाह। तो उनकी मदद कौन कर देते हैं? संग्राम शाह। तो आमरदास उनकी मदद करते हैं, तो गुजरात के जो शासक बहादुर शाह है उनको काय की उपाधि दे देता है? संग्राम शाह की दे देता है। इसलिए मूलराम याद रखना, आमरदास उपाधि संग्राम शाह की किसने दी थी? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आमरदास को संग्राम शाह की उपाधि दी। इनका शासनकाल 1513 से 1543 रहा, 30 साल इनका शासन रहा। ठीक, सबसे शक्तिशाली गोंड राजवंश में शक्तिशाली शासक रहे, मदन महल को राजधानी बनाया। देखो इसके समय यादव राय के समय गढ़ा राजधानी है, संग्राम शाह के समय जो है मदन महल को राजधानी बना ली जाती है। ठीक, चलो उसके बाद ये कौन है? आपके संग्राम शाह जी है ना।
चलो, उसके बाद इनकी जानकारी जो है आईने अकबरी से मिलती है। रसरत्नमाला जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, स्वयं संग्राम शाह के द्वारा लिखी गई है, उनसे भी गोंड राजवंश का इतिहास पता चलता है। इनकी उपाधि बावन गणाधिपति और पुलत्सवंशी, ये उनके पुलत्सवंशी उनके सिक्के में मिलता है। और बावन गणाधिपति क्यों? बावन गढ़ के होने के कारण आईने अकबरी में बावन गणाधिपति किसको बोला गया है? राजा संग्राम शाह को बोला गया है। और इनकी उपाधि आमणदास, आमणदास अगर इनका आप नाम मूल नाम लेके चलते हो तो इनकी उपाधि जो है आपकी कौन सी मिल जाएगी? संग्राम शाह खुद इनकी एक उपाधि है। ठीक, उसके बाद राज्य विस्तार वही बताया, उत्तर में पन्ना, दक्षिण में चांदा, पूर्व में मकड़ाई और बिलासपुर। देखो साम्राज्य विस्तार जब भी लिखा करो या बताया करो ऐसे बताया जाता है, पन्ना, ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा नीचे चांदा, इधर मकड़ाई और इधर क्या हो जाएगा आपका? बिलासपुर। ठीक, ये हो गया है ना। ठीक, उसके बाद जो कर्नल सलीमन थे उनके अनुसार संग्राम राज्य में 52 गढ़ों में विभाजित था। उन्होंने कहा इन्होंने एक प्रकार से अपनी राजनीतिक, मूल रूप से तो राजनीति का केंद्र राजधानी मदनपुर हो गया ठीक है, मदन महल, और उन्होंने 52 गढ़ों में अपनी जो है अपने स्टेट बांट रखे थे। ठीक, उसके बाद 52 गढ़ की जानकारी एक तो सलीमन देते हैं और कौन देते हैं? आईने अकबरी भी देती है कि संग्राम शाह के समय 52 गढ़ थे। इनका विस्तार कहाँ कहाँ था? मंडला, नवलपुर, बालाघाट, पश्चिम में रायसेन तक, उत्तर में पन्ना, पूर्व में रतनपुर और दक्षिण में दक्खन, जो कि आपके बिलासपुर तक मिलता है। तो ये इस प्रकार से इनका एक बहुत विशाल साम्राज्य यहाँ की जगह स्थापित कर लिया। तो इनकी उपाधियां और इनके साम्राज्य के विस्तार। अब इन्होंने राजनीतिक उपलब्धि या सैन्य उपलब्धि क्या हासिल की थी? तो गोंडवाना जो रियासत है उसके सबसे योग्य शासक कौन थे? संग्राम शाह। रायसेन विजय, ठीक, रायसेन जो विजय है उसमें गुजरात के शासक बहादुर शाह की सहायता की थी, इसीलिए बहादुर शाह ने इनको क्या नाम दिया गया था? संग्राम शाह नाम दिया। चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध, ठीक, कैसे चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध? तो संग्राम शाह के जो उत्तराधिकारी है उनके लड़के रहते हैं दलपत शाह, ठीक, दलपत शाह। इनसे किसकी? जो कीरत राय चंदेल है, या तो उनकी या फिर इतिहास में कहा जाता है उनके भाई की लड़की, भाई मतलब शालीवाहन की लड़की कौन रहती है? दुर्गावती। तो उनसे दलपति शाह का यहाँ विवाह करवा दिया जाता है। तो एग्जैक्ट अभी पीएससी में ही कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम जो है वो शालीवाहन, एमपीपीएससी ने उत्तर दिया है। इसलिए कीरत राय चंदेल को अब उनका पिता नहीं माना जाता है, पहले इतिहास की पुस्तकों में कीरत राय चंदेल ही मिलता था। तो अब उनके पिता का जो नाम है वो क्या मानते हैं? शालीवाहन है। शालीवाहन भी चंदेल वंश के ही थे, जो कि कीरत राय चंदेल के संभवतः भाई बताए जाते हैं। ठीक, तो इन्होंने चंदेलों से क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। बघेल शासक वीर सिंह देव, वीर सिंह देव को जो है वीर सिंह देव जो है इन पे पुत्रवत स्नेह रखते थे, ठीक, इसलिए इन पे आक्रमण भी किया। लेकिन जब इन्होंने, क्योंकि हुआ क्या था, संग्राम शाह ने अपने पिता की हत्या कर दी थी अर्जुन दास की, और अपने आप को राजा बना लिया था, क्योंकि अर्जुन दास जो है उन्हें जो है संग्राम शाह के छोटे भाई को राजा बना दिया था, और संग्राम शाह ने विद्रोह कर दिया था। तो उनके छोटे भाई को राजा बनाया संग्राम शाह के अर्जुन दास ने। तो फिर अर्जुन दास की हत्या कौन ने कर दी? संग्राम शाह ने। जब अर्जुन दास की हत्या कर दी तो ये बात जो है वीर सिंह देव बघेल शासक को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने संग्राम शाह पे आक्रमण कर दिया। लेकिन संग्राम शाह ने बोला कि अरे सर माफ कर दो, तो आपके बच्चे जैसे ही हैं। तो उन्होंने फिर उनको माफ कर दिया और बोले कि चलो ठीक, तुम भी क्या याद रखोगे, तो बढ़िया उनको दे दिया और उनसे बढ़िया संबंध स्थापित यहाँ कर लिए उन्होंने। ठीक, चलो, तो ये हो गए, चंदेलों से स्थापित कर लिए वैवाहिक संबंध, बघेलों से इन्होंने क्या कर लिया, जो है दोस्ती कर ली, और ऐसे ही मतलब बढ़िया व्यवहारिक संबंध और मित्रवत संबंध स्थापित किए। रायसेन विजय में किसकी मदद कर दी? बहादुर शाह की, तो वहां से भी उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली। तो ये हो गया ना। ठीक, उसके बाद स्थापत्य में क्या क्या योगदान दिया? संग्राम सागर सरोवर, एक सरोवर बनवाया संग्राम सागर खुद के नाम से। उसके बाद चौरागढ़, नरसिंहगढ़, चौरागढ़ जो है नरसिंहगढ़ है, ये नरसिंहगढ़ में जो है नरसिंहपुर में जो है इन्होंने दुर्ग बनवाया। ठीक, नरसिंहपुर है वो, है ना। और संग्रामपुर गांव जो कि कहाँ पड़ता है आपका? दमोह में पड़ता है संग्रामपुर, उसकी भी वहां भी किला बनवाया, गांव भी बनवाया, किला भी है वो, है ना। मतलब वो है क्या, 52 गढ़ों में से गढ़ है ना। और मदन महल का निर्माण, अब मदन महल का निर्माण इन्होंने करवाया, लेकिन जो कहा जाता है इनकी नींव रखने का जो है गोंड वंश के शासक मदन शाह को जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना दोनों फैक्ट, अगर मदन शाह है तो आपको उत्तर मदन शाह ही लगाना है, लेकिन अगर मदन शाह ऑप्शन में नहीं आए तब आपको इसका निर्माण करता किसको मानना है?
संग्राम शाह को, लेकिन प्रॉपर पहले किसको देनी है, मदन शाह को। ठीक, तो ये स्थापत्य में योगदान हो गया। उसके बाद इनका साहित्य में योगदान, संग्राम शाह स्वयं साहित्यकार थे, उन्होंने संस्कृत में रस रत्नमाला, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक, पीएससी में आ चुकी है। रस रत्नमाला किसकी पुस्तक है, आपके संग्राम शाह की। किस भाषा में, संस्कृत में। क्या मिलता है उसमें, इतिहास मिलता है, संस्कृत से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक, की रचना की। विद्वानों को संरक्षण दिया, दामोदर ठाकुर और इनके पुत्र जो है महेश ठाकुर, महेश दास को संरक्षण दिया इन्होंने, ठीक, दामोदर ठाकुर। अब सिक्कों पर तेलुगु भाषा मिलती है। अब तेलुगु भाषा मिलती है तो जो बिलासपुर इनकी दक्षिणी सीमा थी, कहा जाता है कि इससे नीचे भी गोदावरी के क्षेत्र में भी जो है आपके संग्राम शाह का शासन रहा था, इसलिए उनके सिक्कों पर तेलुगु भाषा भी मिलती है। और जो है उनकी जो गोंड रियासत की हिंदी तो थी भाषा, और उनकी लोकल लैंग्वेज भी थी, और तेलुगु भी थी, ठीक। तो तेलुगु भाषा को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा साम्राज्य है या शासक है जिसने तेलुगु भाषा को संरक्षण दिया, तो गोंड राजवंश, और उसके बाद शासक में संग्राम शाह, ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद मुद्रा, संग्राम शाह ने जो है गोलाकार, वर्गाकार, वर्तुलाकार, सोने और चांदी दोनों। अब देखो सोने और चांदी दोनों ही, मतलब इनके राज्य की स्थिति बहुत अच्छी थी। आईन अकबरी में रानी दुर्गावती के बारे में कहा गया है कि गोंड राजवंश की, गोंड रियासत की जो सेना, जो प्रजा है, वो सोने के सिक्कों में, सोने की मोहरों में टैक्स अदा करती है। मतलब बहुत संपन्नतापूर्ण, वैभवपूर्ण शासन रहा होगा यहाँ गोंड रियासत का। उसके बाद भाषा, संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में खुद ने इसलिए वो लिखे हैं, बुक लिखी है रस रत्नमाला। तेलुगु भाषा इनके सिक्कों पर प्रयोग हुई है, तो और हिंदी इनकी लैंग्वेज थी, और जो जनजातीय लैंग्वेज थी गोंडी भाषा, उसको भी इन्होंने संरक्षण दिया। संस्कृत, तेलुगु, तेलुगु का विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, इसलिए कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद 1543 में संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। संग्राम शाह ने 26 वर्षों तक राज्य से बाहर, देखो 30 वर्ष का इनका टोटल शासन काल है, लेकिन जो 26 वर्षों तक ये राज्य से बाहर ही रहे, मतलब युद्ध पे रहे, इसलिए इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित कर सके। कौन, संग्राम शाह, ठीक। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, देखो उत्तराधिकारी दो चैनल के रूप में मिलते हैं। दो लड़के थे इनके, एक तो दलपत शाह, दलपति शाह, और दूसरे लड़के थे चंद्र शाह, ठीक। ये चंद्र शाह, देखना दोनों है ना। दलपत शाह सबसे पहले होते हैं, दलपत शाह। अब दलपत शाह का जो विवाह है, ठीक है, विवाह जो है वो आपके चंदेल राजा, कौन है, कीरत राय चंदेल, या फिर उनके भाई, ठीक, कीरत राय चंदेल, जिनके भाई शालिवाहन की पुत्री मानी जाती है रानी दुर्गावती, उनसे विवाह किया दलपत शाह का। उनसे पुत्र हुआ वीर नारायण, ठीक। अब चूंकि क्या होता है, दलपत शाह की बहुत ही कम, मतलब कम समय में उनके शादी हुए, 5-6 साल होते हैं, और दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब दलपत शाह की मृत्यु के बाद जो है वीर नारायण जो उत्तराधिकारी बनते हैं, और उनके जो है संरक्षक का काम कौन करती है, रानी दुर्गावती करती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि दलपत शाह अलग चीज है, मतलब ऐसे अगर ये एक बार अरेंज करने को पूछा गया था कि कौन कौन है, तो दलपत शाह के बाद जो रानी दुर्गावती शासन नहीं बनती है, शासक नहीं बनती है, कौन बनता है, वीर नारायण। और वीर नारायण के बाद आती है रानी दुर्गावती, ठीक। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है ना, ठीक, क्योंकि रानी दुर्गावती को ऊपर डाल दिया था, ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो रानी दुर्गावती, फिर वीर नारायण, फिर रानी दुर्गावती, और उनके बाद चंद्र शाह, जो कि दलपत शाह के भाई और संग्राम शाह के छोटे पुत्र थे। उसके बाद चंद्र शाह के बाद कौन बनते हैं, मधुकर शाह बनते हैं। अब देखो यहां से रानी दुर्गावती के समय में कौन अटैक कर देता है, आसफ खां कर देता है, जो कि अकबर का सेनापति रहता है, और रानी दुर्गावती को नरई नाले के युद्ध में हरा देता है। उसके बाद से जो गोंड रियासत है वो किसके अधीन, मुगलों के अधीन, अर्थात अकबर के अधीन आ जाती है। और अकबर जो है आसफ खां को क्या बनाता है, यहाँ का सूबेदार बना देता है, और चंद्र शाह को यहाँ गोंड राजवंश के शासक के रूप में यहाँ स्थापित कर देता है, ठीक। तो एक प्रकार से मुगलों के संरक्षण में बनने वाले पहले शासक कौन थे, चंद्र शाह। उसके बाद मधुकर शाह हुए, प्रेम शाह, ये सारे अब जो लोग हैं वो किसके मुगल काल के संरक्षण में ही शासक बनेंगे, ठीक। प्रेम शाह हो गए, हृदय शाह इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की कला दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने राजधानी को भी परिवर्तन करके कहाँ कर लिया था, रामनगर मंडला में कर लिया था। उसके बाद नरेंद्र शाह बनते हैं, महाराज शाह, शिवराज शाह, निजाम शाह, उसके बाद सुमेर शाह, और दो फिर इंपॉर्टेंट शासक आ जाते हैं आपके शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये आपको 1857 की क्रांति में कौन कौन से, एक शंकर शाह और उनके पुत्र कौन है, रघुनाथ शाह, आपको शासन कर देखने को मिलेंगे, ठीक, रघुनाथ शाह।
शंकर शाह, रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये उत्तराधिकारी हो गए सारे। ठीक, उसके बाद अब आते हैं दलपत शाह। 1543 से 1550 तक रहे। 1543 में ये सिंहासन पर बैठे, 50 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, महाराजा धीराज श्री राजा की इन्होंने उपाधि धारण की, महाराजा धीराज श्री राजा। उसके बाद ठीक, ये इन्होंने क्या किया, सिंगोरगढ़ में जो है अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली। देखो सबसे पहले यादव राय, यादव राय के बाद कौन है, यादव राय की राजधानी गढ़ा, उसका संग्राम था, उनकी राजधानी क्या हो जाती है, मदन महल। उसके बाद दलपति शाह शासक बनते हैं, वो राजधानी कहाँ ले जाते हैं, सिंगोरगढ़। ठीक, वहां राजधानी परिवर्तित कर ली और सिंगोरगढ़ में ले गए। ठीक, उसके बाद 7वें वर्ष में दलपति शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो है वीर नारायण की आयु 5 साल रहती है, छोटा रहता है, लेकिन क्या होता है, वीर नारायण को शासक बना दिया जाता है और रानी दुर्गावती उनकी संरक्षिका बन जाती है। ठीक, तो रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाया और संरक्षिका के रूप में ठीक वास्तविक शक्तियां जो है अपने हाथों में रखी। ठीक, तो वीर नारायण भी बहुत लंबे समय तक नहीं, लेकिन 50 से 65 तक शासन करते हैं वो। ठीक, उसके बाद रानी दुर्गावती अब इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ, 1550 से लेकर 1565 तक रही। 1565 में दोनों की, रानी दुर्गावती के नरई नाले में और जो है वीर नारायण की वो है चौरागढ़ में मृत्यु हो जाती है, मतलब चौरागढ़ में जो है आसफ खान मार देता है उनको। ठीक, उसके बाद इनका क्षेत्र जो है वो इनका पहले देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक, इनका जो क्षेत्र है वो चंदेल राज्य की है। चंदेल राज्य की राजकुमारी कौन है, चंदेल राज्य की राजकुमारी है, चंदेल राज्य की राजकुमारी रानी दुर्गावती। इनका जन्म कालिंजर या महोबा में होता है। पिता कीरत राय चंदेल, ऐसा अन्य पुस्तकों में मिलता था, लेकिन एपीपीएससी के क्वेश्चन के बाद इनका पापा का नाम क्या मिलने लगा है, शालीवाहन। ठीक, जो कि कीरत राय चंदेल के भाई या फिर उन्हीं के परिवार से बताए जाते हैं। ठीक, तो शालीवाहन याद रखना। उसके बाद इनके पति दलपति शाह, पुत्र जो है वीर नारायण होते हैं। एक ब्रीफ जानकारी रानी दुर्गावती, शासनकाल याद रखना 50 से 65। उसके बाद ये रानी दुर्गावती की मूर्ति है। ठीक, उसके बाद रानी दुर्गावती काल में गोंडवाना रियासत का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, जो भी महान शासक होता है अपने राज्य में बहुत अच्छे काम, स्थापत्य कला, संस्कृति और विजय के रूप में अपने साम्राज्य में अच्छे अच्छे काम करवाता है, इसलिए उनको स्वर्णकाल की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक, रानी दुर्गावती ने अब चौरागढ़, देखो सिंगोरगढ़ राजधानी ले गए थे किसने, दलपत शाह ने, फिर रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ जो है राजधानी ले आई। ठीक, अब युद्ध जो है अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल की आईन अकबरी में लिखा है कि रानी दुर्गावती ने अफगान सरदारों, सबसे पहले अफगान सरदारों को पराजित किया। उसके बाद जो मालवा के शासक बाज बहादुर है, 1556 में इन्होंने 2 बार आक्रमण किया बाज बहादुर ने, मालवा के शासक ने, लेकिन उनको 2 बार युद्ध में परास्त किसने किया, रानी ने कर दिया। उसके बाद लेकिन अब 1564 में क्या होता है, आसफ खान ने विद्रोह किया और रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अब क्या होता है, रानी जो है एक युद्ध में तो किसी तरह से दोनों की टक्कर होती है, लेकिन युद्ध का निर्णय निकल नहीं पाता है, तो आसफ खान वापस चला जाता है। उसके बाद सेना कम पड़ जाती है, लेकिन वो फिर बड़ी सेना लेकर आता है और यहाँ आपका नरई नाले का युद्ध होता है चौरागढ़ के पास ही, वहां की जगह इनकी युद्ध होता है। लेकिन रानी जो है युद्ध में अपनी कम सेना, नाले में बाढ़ आ जाने के कारण हारती हुई नजर आती है, तो अपना जो सेनापति था आधार सिंह बघीला, आधार कायस्थ या आधार सिंह बघीला कहा जाता है, आधार कायस्थ या बघीला दोनों नाम मिलते हैं। ठीक, बघीला या आधार कायस्थ है ना, कायस्थ है ना। ठीक, मिलता है उनसे, कटार लेती है और उस तलवार से अपनी स्वयं की जान ले लेती है, और मतलब वो इनके आसफ खान के हाथ नहीं लगती। ठीक, अब इनके कार्य क्या है, राज्य की रक्षा हेतु उन्होंने राजधानी परिवर्तन की और चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। दामोदर दास और महेश दास जैसे विद्वान है ये। ठीक, विद्वानों को यहाँ पे विद्वानों को संरक्षण दिया। ठीक, और प्रजा हितैषी धार्मिक महिला थी। इन्होंने जबलपुर में 7 ताल जो है बनवाया, आधार ताल अपने प्रधानमंत्री सेनापति के नाम पर, रानी ताल स्वयं के नाम पर। मुगलों से युद्ध के पश्चात अत्यधिक घायल हो गई थी और स्वयं की कटार लेकर इन्होंने जो है अपनी वीरगति को प्राप्त हुई, और मुगलों ने चौरागढ़ में आक्रमण कर, अब देखो रानी ने क्या किया कि यहाँ युद्ध हारती स्थिति देखकर उन्होंने वीर नारायण को कहा है अपनी राजधानी चौरागढ़ पहुंचा दिया और बोला कि वहां तुम सेफ रहो। उसके बाद रानी जो है युद्ध लड़ती रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को हारता पाया और अपनी कटार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और फिर उन्होंने देखा कि वीर नारायण जो है चौरागढ़ चले गए, तो आसफ खां उनके पीछे गए और चौरागढ़ में वीर नारायण की हत्या कर दी। उसके बाद जब चौरागढ़ में सभी पुरुषों को मार दिया गया, तो वहां की महिलाओं ने सामूहिक रूप से जौहर कर लिया। जौहर मतलब क्या होता है,
पति की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं क्या करती हैं, अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लेती हैं, उसी को जौहर कहा जाता है। ठीक, चलो उसके बाद वही स्वतंत्र अस्तित्व। अब इनसे हारने के बाद जो है, जो स्वतंत्र अस्तित्व जो है गोंड रियासत का खत्म हो जाएगा। अब मुगलों के अधीन जो है इस रियासत का विकास होगा और इन्हीं के अधीन रहेगी। चौरागढ़ का जौहर बता चुका हूं। आसफ खान जो है अब गढ़ा के सूबेदार बन गए। ठीक, गढ़ा के सूबेदार बन गए और दलपत शाह के भाई चंद्र शाह को राजा बना दिया गया। ठीक, तो ये क्रम याद रखना है ना। अब आते हैं चंद्र शाह। 1564 से लेकर 1576 के बीच रहे हैं। इनके छोटे भाई थे और जब ये शासक कब बने, जब इन्होंने 10 गढ़ जो है मुगल साम्राज्य या अर्थात अकबर को सौंप दिए, बोले अब तुम यहाँ शासन रहो। लेकिन चूंकि अब ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि अकबर को ऐसा पता चला कि एक महिला के खिलाफ आसफ खान और ये युद्ध लड़के आए और उनको हरा दिया है, तो आसफ खान ने वापस से चंद्र शाह को दे दिया कि तुम इनके वंशज हो, तुम्हें यहाँ शासन करो। ठीक, उसके बाद अब चंद्र शाह के बाद आते हैं मधुकर शाह। मधुकर शाह के पिता चंद्र शाह की हत्या करके यहाँ बैठे और बघेल में जो है, ठीक है, ये हटा दो इसको। ठीक है, बघेलखंड में गोंड शासन के अधिपत्य का उल्लेख मिलता है। यहाँ बोला जाता है कि बघेलखंड पे गोंड शासकों ने अधिकार कर लिया था बघेलखंड पे, ऐसा मधुकर शाह के समय इतिहास में मिलता है। मुगल शासक के प्रति इन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की कि बोले हम तुम्हारे वफादार शासक के रूप में यहाँ शासन करेंगे। और मधुकर शाह ने, चलो उसके बाद प्रेम शाह बनते हैं। मधुकर शाह के बाद शासक बने, महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इनका उल्लेख जो है तुझो के जहांगीरी में मिलता है। ठीक, उसके बाद हृदय शाह इंपॉर्टेंट शासक है। हृदय शाह इंपॉर्टेंट शासक है। 1635 से 1671 के बीच रहे थे ये। मुगल शासक के कृपा पात्र थे, चूंकि उन्हीं के अंडर चल रहे हैं। ठीक, अब देखो राजधानी परिवर्तन करने का क्रम रामनगर रहती, अब रामनगर ही रहेगी, अब यहाँ से चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो शासक है वो अंग्रेजों के अधीन जब आ जाएंगे पूर्विया, वो एक पूर्विया नामक जगह पर रहेंगे। तो वो देखते हैं, देखो राजधानी का क्रम देख लो एक बार। गढ़ा रही, फिर उसके बाद हो गई गढ़ा कौन के समय, यादव राय के समय। ठीक, उसके बाद आ गई आपकी मदन महल। मदन महल जो है आपके संग्राम शाह के समय आ जाती है। ठीक, उसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी, सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ कौन के समय, दलपत शाह के समय में। और उसके बाद कौन सी आ जाएगी आपकी, चौरागढ़। चौरागढ़ किसके समय, रानी दुर्गावती के समय में। और उसके बाद आ जाएगी आपकी यहाँ रामनगर। रामनगर मंडला में कौन के समय में, ठीक, रानी ये अपने हृदय शाह के समय। उसके बाद जब हम देखेंगे कि जो शंकर शाह रघुनाथ शाह है उनके समय, ये पूर्विया जगह से अपना शासन जो है वो संचालित करते हैं। पूर्विया है ना, ठीक, पूर्वा राजा, पूर्वा भी है, पूर्विया कहते हैं, पूर्वा है ना, पूर्वा है ना, तो कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये राजधानी का पूरा क्रम, ध्यान रखना है इसको। रामनगर को अपनी राजधानी बनाया, इसका वर्णन जो है गणेश पंडव किसकी, रूपनाथ झा की पुस्तक है, उसमें ये मिलता है। इन्होंने क्या किया, विष्णु दीक्षित, रजनाथ दीक्षित और विद्वान अन्य विद्वानों को संरक्षण यहाँ इनके दरबार में दिया। ये खुद भी जो है एक विद्वान शासक थे। उसके बाद इन्होंने रामनगर का दुर्ग बनवाया, जिसको शाही दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद बघेलिन महल, इनकी रानी एक बघेलिन रानी थी, उनके लिए इन्होंने बघेलिन महल रामनगर में ही बनवाया। और इन्होंने क्या किया, जब राज्य में जो है कुशल श्रमिक नहीं थे, तो कुशल श्रमिक बाहर से लाकर इन्होंने राज्य की प्रगति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए काम किया। उसके बाद ठीक है, चलो ये हृदय शाह हो गए, पढ़ लिए। ठीक है, ये वही फिर से वही आ गया। इनका ग्रंथ ध्यान रखना, ये इनके दो ग्रंथ है, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। ठीक, चलो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश इनके दो अपने ही नाम पे संगीत के ग्रंथ है। ये संगीतकार थे खुद भी, हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, ध्यान रखना। चलो उसके बाद आप आ जाते हैं, ये हृदय शाह हो गया। हृदय शाह का जो और उल्लेख हम स्थापत्य कला के समय पढ़ेंगे। ठीक, अब महाराज शाह हो गए, ये मराठों द्वारा गढ़ा पर प्रथम आक्रमण किया गया इनके समय, महाराज शाह के समय, ये ध्यान रखना। ठीक, तो अब इनके समय क्या है, बालाजी बाजीराव का जो है आक्रमण हुआ, मंडला जीत लिया उन्होंने, और गौड़ शासक जो है आपको उनके अधीन आ गए, पेशवा के। अभी तक किसके अधीन चल रहे थे, ये ध्यान रखना, महाराज शाह के पहले जो है किसके समय, हृदय शाह के समय तक जो गोंड साम्राज्य है वो किसके अधीन चल रहा है, मुगलों के अधीन। अब महाराज शाह के समय कौन, बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा रहते हैं, वो आक्रमण करते हैं और यहाँ की जगह महाराज शाह को अपने अधीन अर्थात पेशवा के या मराठों के अधीन कर लेते हैं। इसके बाद अन्य शासक ये कमजोर शासक रहे, बहुत विशेष काम हुआ नहीं। शिवराज शाह, निजाम शाह, नरहरी शाह, सुबेर शाह ये शासक बने। लेकिन हम देखते हैं कि जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह है, ये कहां से अपनी शासन सत्ता, पूर्वा
पूर्वा, पूर्वा या फिर पूर्वा, ऐसा, ठीक, दोनों प्रकार से में रहते हैं और वहां से अपनी शासन सत्ता चला रहे होते हैं। शंकर शाह और शंकर शाह के पुत्र जो है रघुनाथ शाह यहाँ से चल रहा है, जो कि 1857 की क्रांति में यहाँ की जगह हमको देखने को मिलते हैं। शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों ही इतने अच्छे शासक के रूप में थे, एक युद्ध के नेता के रूप में थे, मतलब एक लड़ाके के रूप में उतने अच्छे थे जितने अच्छे वो कवि और लेखक थे। तो अपनी कविताओं लेखनी के माध्यम से भी जो है आजादी के संबंध में प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। लेकिन ये चीज जो है अंग्रेजों को पता चल जाती है तो वो इनको भी जो है क्रांति में शामिल मानते हैं और इनको तोप से उड़ा देते हैं। ठीक, चलो, तो ये 1857 की क्रांति में योगदान। अब देखो जो गोंड रियासत है उनका जो है दो रूपों में हमको शासन यहां से देखने को मिलेगा 1857 के समय। एक तो पूर्वा से जहां शंकर शाह रघुनाथ शाह है और दूसरा रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ है ना, रामगढ़ जहां से कौन है अवंतीबाई शासन कर रही होती है, वो यहाँ की जगह आपको शासन देखने को मिलेगा। तो 1857 की क्रांति में योगदान रहा। इनके दो क्षेत्र होगा, एक तो पूर्वा जो कि जबलपुर के पास ही पड़ता है और रामगढ़ जो कि मंडला में पड़ता है, यहां से रहे। ठीक हो गया। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने विद्रोह किया। शंकर शाह ने जबलपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किया, है ना। ठीक, जो 52वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, 52वीं, ये अंग्रेजों की थी, लेकिन इसके जो है मैक्सिमम सैनिक भारतीय थे, इसलिए शंकर शाह ने इनको अपनी ओर मिला लिया और इनका ही नेतृत्व किया। ठीक, और एक नाम और मिलता है जो है शंकर शाह की पत्नी का नाम, ये यही लिख लेते हैं अपन। ठीक, अक्सर जो है हमारे इतिहास में एक महिलाओं को भूल जाया करते हैं, ठीक, लेकिन हम याद कर लेते हैं। ठीक है, फूल कुंवर बाई। फूल कुंवर बाई, जब शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अंग्रेजों द्वारा तोप से उड़ा दिया जाता है तब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करती है? फूल कुंवर देवी या फूल कुंवर बाई, देवी भी कहा जाता है, फूल कुंवर देवी या फूल कुंवर बाई। ठीक, चल, ये हो गया ना। हाँ, जबलपुर से विद्रोह किया। जो 52वीं रेजिमेंट थी उसका जो हेड था वो क्लार्क था, वो यहाँ की जनता पर अत्याचार करता था, भारी टैक्स लगाए हुए थे इन लोगों ने। इसलिए क्या होता था, जो 52वीं रेजिमेंट थी, ये लोग भी भारतीय थे तो परेशान करते थे, इसलिए ये शंकर शाह की ओर जाके मिल जाते हैं और क्लार्क जो है करता है। अब एक व्यक्ति रहता है भद्दा शाह, यहाँ की जगह भद्दा सिंह, वो अंग्रेजों का जो रहता है वफादार रहता है और वो भिखारी के वेश में जाता है और शंकर शाह के जो राज है वो अंग्रेजों को बता देता है। ठीक, तो अंग्रेजों के खिलाफ नीति का ये विरोध कर रहे थे, कारण तो वो 1857 के सेम ही है ना। तो विश्वासघात करके कौन ने? भद्दा शाह ने अंग्रेजों से रघुनाथ शाह और शंकर शाह को यहाँ बंदी बना लिया। और ये डेट ध्यान रखना, 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोप के सामने, जो वर्तमान में आज हाई कोर्ट है आपका जबलपुर में, उसके सामने गेट के सामने ही इन दोनों को तोप से बांधा और उड़ा देते हैं ये लोग। ठीक, रामगढ़ से अवंतीबाई का विद्रोह देख लो। अंग्रेजों के जो शासन वहां इस समय रामगढ़ में शासन कर रहे थे विक्रमजीत सिंह थे, उनको ये एक प्रकार से विक्षिप्त हो गए थे ना, शारीरिक रूप से विक्षिप्त। ठीक, तो अयोग्य घोषित कर जाने के कारण यहाँ रानी ने विद्रोह कर दिया और रियासत को जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत रख दिया। ठीक, और 1 अप्रैल 1958 को जो है मंडला में लेफ्टिनेंट जो वार्डन है उसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक, उसके बाद ये रानी अवंतीबाई है यहाँ, और ये शंकर शाह रघुनाथ शाह जबलपुर रेलवे स्टेशन के सामने इनकी जो है आपको प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो रानी दुर्गावती का ध्यान रखना, यहाँ बता नहीं पाया जाएगा। तो 1 अप्रैल 58 को यहाँ हुआ, रानी और जो वार्डन है उनके बीच में युद्ध हुए थे। ठीक, ध्यान रखना, बता देता हूं यहाँ। एक तो सबसे पहले देवहारगढ़ का युद्ध होता है, देवहारगढ़, और खेरी का युद्ध, खेरी ग्राम का युद्ध। ठीक, ये 1858 में होता है। 1858 में पहले जो युद्ध होता है खेरी ग्राम का युद्ध होता है, फिर देवहारगढ़ का युद्ध होता है। एक में जो है रानी जीत जाती है, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या करता है, वार्डन जो है वो अपनी अधिक सेना लेके आता है और जो है बघेलखंड की जो सेना है वो भी अंग्रेजों से मिल जाती है और रानी अवंतीबाई के विरुद्ध जो है युद्ध कर लेते हैं, जिसमें रानी अवंतीबाई जो है अपनी वंश की शासिका रहती है रानी दुर्गावती का जो है अनुसरण करती है और अपनी खुद की कटार से स्वयं की जीवन लीला समाप्त यहाँ पे कर लेती है। ठीक, और जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आती है। तो ये दोनों याद रखना, देवहारगढ़ के और खेरी के युद्ध है। ठीक, तो ये मूर्तियां बता दी।
सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या है, संग्राम शाह ने संस्कृत में क्या है ग्रंथ लिखा था, रसरत्नमाला की रचना की। संग्राम शाह ने संग्राम सागर और वाजनामठ तांत्रिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है, उसकी स्थापना की और एक संग्राम सागर बनवाया। ठीक, दलपति शाह सहिष्णु और दानी न्यायप्रिय शासक थे। इनके समय में वल्लभ संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत है दुर्गावती के काल में गढ़ा की राजधानी में आए थे। ठीक, साहित्य और इसके संरक्षक भी थे। राजकाज की भाषा इनकी हिंदी थी। देखो राजकाज की भाषा हिंदी थी, लेकिन इन्होंने तेलुगु और संस्कृत को भी संरक्षण दिया, खास करके तेलुगु को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद गोंडकालीन रचनाएं, सांस्कृतिक परिदृश्य हो गया। उसके बाद रचनाएं क्या थी इनके समय में, दुर्गावती प्रकाश ये पद्मनाभ भट्टाचार्य ने लिखी। सर्व संदेश वृत्तांत संग्रह महेश ठाकुर की रचना है। रसमंजरी भानुदत्त मिश्र की है। गणेश नृप वर्णन सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, गणेश नृप वर्णन। ठीक, गणेश नृप वर्णन जो है वो किसकी पुस्तक है, आपके रूपनाथ झा, रूपनाथ झा की बुक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इन्हीं में जो है सब पूरा इतिहास यहाँ देखने को मिलता है, पूरे गोंड साम्राज्य से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी वो यहीं देखने को मिलती है। चलो, अब गोंडकालीन स्थापत्य कला इंपॉर्टेंट है। अनेक दुर्ग, मंदिर, तालाब ये सब बनवाए। 52 गढ़ों का तो निर्माण कौन ने करवाया था, संग्राम शाह के द्वारा ही करवाया गया। उसके बाद मंडला का जो किला है वो कौन ने बनवाया, नरेंद्र शाह के द्वारा। मदन महल जो है मदन शाह के द्वारा। देखो ये अधूरा बनवाया गया था मदन शाह के द्वारा, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया, संग्राम शाह ने। तो दोनों ही मिलते हैं, लेकिन पहले अगर लगाना होगा तो आप मदन शाह को ही लगाइए। उसके बाद रामनगर दुर्ग, देखो ये ध्यान रखना, रामनगर दुर्ग, मोती महल, बेगम महल, दल बादल महल हृदय शाह के द्वारा, और कौन से, बघेलिन महल, बघेलिन महल ये बनवाया गया। ठीक, दल बादल महल है यहाँ, बेगम महल, मोती महल और रामनगर का दुर्ग ये कौन ने, हृदय शाह के द्वारा बनवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। हृदय शाह की दो बुक अभी देखी थी अपन ने, हृदय प्रकाश, ये दोनों ही संगीत से संबंधित, हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। ठीक, हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक मिलने को देखने को मिलती है। मठ और मंदिर, पंचपटा मंदिर बनवाया, राधा वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है ये कहाँ है, गढ़ा में है, मंडला में। बाजना मठ जो है संग्राम शाह के द्वारा निर्मित, मदन महल में है, तांत्रिक क्रियाओं से किस संबंधित क्रियाएं यहाँ होती है। उसके बाद राजेश्वरी का मंदिर मंडला में है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है गोपालपुर जबलपुर में ही है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट मंदिर होगा यहाँ। उसके बाद तालाब, यहाँ संग्राम सागर है, संग्राम शाह है, रानी ताल, आधार ताल, रानी ताल, ये सब कौन है ताल, कितने 7 ताल बनवाए थे रानी दुर्गावती ने। 7 जो है बड़े बड़े तालाब जबलपुर में रानी दुर्गावती ने बनवाए। अब तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं। रामनगर बावड़ी जो है, एक बावड़ी क्या होती है, बड़ी प्राचीन समय में जल संरक्षण की बहुत बड़ा कुआं होता था, उसमें नीचे उतर जाया करते थे, पानी संरक्षित रहता था। ठीक, इस प्रकार से बावड़ी बनवाई जाती थी, किसने, हृदय शाह ने बनवाई। और जो चौरागढ़ बावड़ी, चौरागढ़ राजधानी किसकी थी, रानी दुर्गावती ने, तो वहां कौन बनवाएगी, रानी दुर्गावती। रामनगर किसकी राजधानी थी, हृदय शाह की, तो वहां किसने निर्माण करवाया, आपके हृदय शाह ने करवाया। ठीक, चलो इस प्रकार ये आपकी गोंड रियासत संबंध खत्म हो चुकी है। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक आपका मध्य प्रदेश के राजवंश आज खत्म होता है। अगली सीरीज हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये अब आपको सारे याद हो जाएंगे। देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो, बाकायदा इसको पहली वॉचिंग में लिख लिया करो, फिर एक बार और देखा, रिवीजन हो जाएगा, फिर एक बार खुद से पढ़ लिया तो ये बन जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, क्वेश्चन लगा लोगे तो आपकी और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।